और फिर मई में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे वॉज डिटेक्टेड हॉपकिंस लिम्फोमा, जो कि इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। वर्क में भी पता तो लग ही जाता है कि गोइंग थ्रू समथिंग, बिकॉज हेयर फॉल स्टार्ट, आईब्रोज वगैरह। फिर वही था कि शुड वी पे बाय पॉकेट, क्योंकि तब स्टूडेंट होते तो हेल्थ कार्ड नहीं हेल्थ होता कार्ड है। तो नहीं होता है यार। और मेरे केस में था कि डायग्नोज हुआ स्टेज 1, और फिर ट्रीटमेंट होते होते 2 सेकेंड स्टेज पे पहुंच गया था। वो भी एक अजीब सा था कि वाई मी, वो क्वेश्चन तो आती है कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ ही बिल्कुल, मैं ऐसा ही क्यों क्यों, हो रहा। बिल्कुल बाद बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपके स्कैन्स वापस सब कुछ होते हैं कि 100% गया कि नहीं गया। तो वो तो इट वॉज ओके, 100% चले गया था। Yes, congratulations, Akshit. Ah. हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर आर्या। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कनाडा में एवरी 60 सेकंड किसी ना किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम अपनी सिटी ओटावा की बात करें तो यहाँ हर महीने हमें नए 350 ब्लड डोनर्स चाहिए होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी ब्लड डोनर एज ए ब्लड डोनर अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें, और जब भी मौका लगे तो ब्लड डोनेशन करने से मत हिचकिचाइए। आपका डोनेट किया हुआ ब्लड किसी की जान बचा सकता है। तो अब बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं जिनका नाम है अक्षित कंपानी। अक्षित भाई कनाडा में एज ए स्टूडेंट आए थे, और कनाडा में आते ही 5 महीने बाद इनको ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया था। अक्षित भाई ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, उसके बाद एक अच्छी नौकरी भी ली, और आज कैंसर को मात दे दी है। इस पॉडकास्ट में हमने उनकी इंस्पायरिंग कैनेडियन जर्नी की बात की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को हर एक उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जो छोटी मोटी स्ट्रगल देखकर ही घबरा जाता है और अपने हथियार डाल देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। दिस इज अक्षित कंपानी ऑन चंद्रशेखर आर्या टॉक्स। अक्षित भाई, क्या हाल चाल? बस बस सब बढ़िया, ऑल गुड। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले अक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप आज वीकेंड पे टाइम निकाला आपने हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए। आप ड्राइव करके यहाँ तक आए। आई नो आपके घर पे 7 महीने का छोटा बेबी है, बड़ा ऑक्यूपाई करके रखते हैं बच्चे, बट स्टिल आपने टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। और हमारी पॉडकास्ट की सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बट ऑनर है कि एटलीस्ट आई कैन शेयर स्टोरी। जैसे आजकल सभी स्ट्रेस्ड है, लोग वापस जा रहे हैं, प्लस स्टूडेंट्स का। आई थॉट लाइक इट्स अ राइट टाइम कि थोड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहिए। और आई थॉट आपके पॉडकास्ट मैंने काफ़ी देखे, सो आई ओके। थॉट इट्स राइट वे कि एटलीस्ट मैसेज थोड़ा फैलाया जाए। थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरे पॉडकास्ट देखे और देखते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा, आपने ऐसा क्यों बोला कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं? जैसे मेरे भी काफ़ी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो 2018 में आए थे। सो उनमें से 4-5 वापस गए, लाइक 2 वेंट लास्ट ईयर, 1-2 प्लान कर रहे इस साल जाने का, क्योंकि स्ट्रगल तो है। विदाउट स्ट्रगल इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड लाइफ यहाँ पर। सो वो ये किसी किसी को अब ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि एवरीथिंग वेंट एक्सपेंसिव, सब कुछ इतना महंगा हुआ है, प्लस जॉब्स का वेज वगैरह वो इतना बढ़ा नहीं है। एंड लाइक उनका बिजनेस है इन इंडिया, एंड लाइक पेरेंट्स आर ओके कि तुम आ जाओ, नो वरी, हम कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न रहा होगा? आपके आपके जो क्लोज सर्कल के फ्रेंड्स हैं, वो आपने बोला एक चला गया है एक जाने वाला है, क्या रीज़न बताया उन्होंने? सो रीज़न यही था कि जॉब्स, लाइक बेसिक जॉब्स कर रहे थे, एंड ज़्यादा स्कोप नहीं था। ओके। और एक फ्रेंड था, ही इवन स्टार्टेड फूड बिजनेस। पर अब कंपटीशन इतना टाइट है, इवन यहाँ ओटपा में यू वुड हैव सीन कितने सारे बिजनेसेस आ गए अब, स्पेशली फॉर द फूड, जो पहले थे नहीं। तो उसने वो भी ट्राई किया, बस वो भी इतना हुआ नहीं।
और प्लस बिजनेस है इंडिया में। सो वो बोला कि ठीक है, आई स्पेंड 5-6 years जो वहाँ कनाडा के मज़े थे सब ले लिए, स्टूडेंट लाइफ, वर्क, सब। पीआर भी हो गई थी। सो लाइक नाउ इट्स राइट टाइम, चलते हैं इंडिया, और बाद में कुछ रहा तो वी कैन कम बैक एनी टाइम। तो कहीं ना कहीं जॉब मार्केट वो इम्पैक्ट कर रही है। जॉब मार्केट प्लस एक्सपेंसेस। कोई नहीं, इस बात पे वापस आएंगे। यूजुअली मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें पॉडकास्ट शुरू करता हूँ, आज किसी और तरीके से स्टार्ट हो गया, तो क्विकली मैं उस पर जंप करूँगा Sure. एंड देन विल गो, क्योंकि आज पॉडकास्ट आपके बारे में है। तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी इमिग्रेशन स्टोरी क्या थी, कि आप यहाँ कब आए थे और क्या पात्र रहा था आपका, कैसे आना हुआ कनाडा। सो मैं तो काफ़ी लेट आया, आजकल 12th के बाद ही लोग आ जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल न्यू बिल्कुल। ट्रेंड। मेरी एज आई थिंक 27 थी। सो आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन इंडिया, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, सबके मज़े लिए अच्छे से। प्लस आई डिड 4 years ऑफ वर्क, 2 years was in Bombay, and then after that moved to Gurgaon. So I did 2 years of research analyst. और कनाडा तो कब से आना था, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन स्पोक विद डैड, फिर कि क्या करना है आप बोलो, तो ही सेड अभी तो फाइनेंशियली कि 20-25 लाख है नहीं, तो जॉब करो, जॉब से कलेक्ट करो, फिर चले जाना। तो 4 years किया थोड़ा बहुत। देन अचानक से थॉट आया कि चलते कनाडा, देखते हैं वहाँ की भी लाइफ। सो स्पोक विथ फ्यू पीपल, जैसे मम्मी से बात की। पापा तो स्टिल अगेंस्ट में थे, सो ही डिडंट हेल्प अ लॉट। तो मम्मी वॉज द वन हु हेल्प की, ठीक है जाने दो, और जो भी होगा हम देखते हैं। सो ठीक रहा सब कुछ। सो आई वॉज ट्राइंग इन टोरंटो, एक कॉलेज था जॉर्ज ब्राउन, सो वी ट्राइड दैट इन सितंबर इन टेक। तो आप वो स्टूडेंट वाला ट्रैक हाँ, पकड़ के, ओके। द फेमस ट्रैक वही। क्योंकि और नॉलेज भी नहीं होती, क्योंकि अगर आप जाते हो किसी आईडीपी एजेंट्स के पास, वो भी बोलते हैं कि स्टूडेंट के थ्रू जाओ, इजी। और पीआर में आपका टाइम, पैसे ज़्यादा लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लस वो भी होता है कि एजुकेशन ले लो तो जॉब इजी हो जाती है। तो दैट्स वाई वो ट्रैक हाँ, लिया। ये जो आपका लास्ट जो पॉइंटर था उससे मैं काफ़ी एग्री करता हूँ। उससे पहले वाले से थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि वो एक मार्केट बनाई हुई है कंसल्टेंट्स ने, राइट। बट ये जो लास्ट पॉइंट है कि अगर आप एजुकेशन पर्पज से आ रहे हैं तो यू विल हैव ए कैनेडियन डिग्री। हाँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगी उस टाइम में यहाँ के कल्चर के साथ राइट। मिंगल होने में, और फिर आप जब जॉब मार्केट में जाओगे तो यू विल बी अ लिटिल बिट ऑन एज होगा आपके पास कंपटीशन का। हाँ। तो दैट्स गुड, ओके, कैरी ऑन। सो फिर आई गॉट एडमिशन, यार लकीली कहूँगा कि आई गॉट एडमिशन अल्गोनक्वीन में। ओटवा का तो नाम भी नहीं सुना था, कि ये भी नहीं पता कैपिटल है। बट यहाँ आए ठंड में, दिसंबर 2017। वेदर तो था लाइक -20-30, आज तक देखा नहीं। फिर पहले ये था कि कॉलेज यूज्ड टू गिव अस 3 days होटल में, कि होटल में रहो, लोग दोस्त लोग बनाओ। ओके, मेट फ्यू फ्रेंड्स जो अभी भी है होटल वाले ही फ्रेंड्स, वेरी गुड। स्टिल इन टच। 6 साल हो गए। तब सिंगल थे जब आए थे? हाँ, ओके ओके। सिंगल, 27। फिर आई डिड फाइनेंशियल सर्विस कोर्स। सो दिसंबर में आया था, और लाइक और फिर मई में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे वॉज डिटेक्टेड हॉपकिंस लिम्फोमा, जो कि इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। सो उसका वही था कि कुछ नहीं पता था। तो आप नवंबर में यहाँ लैंड किए थे? दिसंबर, हाँ। दिसंबर 2017 में, और मई 2018 में आपको कैंसर डायग्नोज हो गया था? हाँ, जैसे लंप हुआ था यहाँ, ओके। कि ऐसे ही था कि जैसे किसी कीड़ा काट लेता है तो थोड़ा वो हो जाता है, तो मेरे को भी वही था कि वो ही है। तो फिर एक एक महीना तो ऐसे ही गया कि ठीक है, इग्नोर किया। ठीक है। फिर वो जा ही नहीं रहा था। प्लस ये था कि हेल्थ तो ठीक थी, मतलब कुछ भी नहीं, नो इफेक्ट्स वगैरह। डॉक्टर के पास कॉलेज में थे कि जाके आया, तो शी इंडियन ही थी। सो शी रिकॉग्नाइज कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, बाय सीइंग द लम्प, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के। देन उसने फिर रिफ़र किया कि बायोप्सी
करनी चाहिए, विच दैट टाइम अपना 10-12 दिन में आपके वो आ जाते थे अपॉइंटमेंट्स बिफोर कोविड। ओके। सो फिर उसकी बायोप्सी की, तो बायोप्सी में पता चला कि कुछ तो है गड़बड़, कि अभी ये नहीं पता होता कि एक्चुअली कैंसर है कि कुछ और है। सो फिर बायोप्सी के बाद पता चला कि इट्स कैंसर। फिर अब वो कौन सा टाइप का है, कौन सा लेवल है, जैसे टाइप या 1 2 3 एंड 4। देन स्टेजेस भी होती हैं इनके। हाँ, सो फिर इन लोगों ने तब क्या ENT जो होता है ईयर नेक या ईएनटी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर, तो उनके पास भेजा कि यहाँ से वो निकालो लाइक थोड़ा सा और फिर बताओ कि क्या है। तब भी रिकॉग्नाइज की थी कि इट्स कैंसर विच इज़ लिम्फोमा। सो देन दे वर वेरी क्विक कि फिर उसने डॉक्टर ने रिफ़र किया उसको ब्लड टेस्ट वाले को, फिर ब्लड टेस्ट वाला रिफ़र किया ENT स्पेशलिस्ट, देन बायोप्सी, एंड देन दे रिफर्ड ओटवा जनरल हॉस्पिटल जो स्माइथ रोड पे है, कि वहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट थी, नाम भी याद है, कैरोलिन फोर्ट, हु वाज द डॉक्टर। सो फिर उसने और टेस्ट करवाए, जो भी CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते, टू फाइंड आउट व्हाट टाइप इट वाज। सो इट वाज हॉपकिंस लिम्फोमा। So if I'm not wrong, this is a type of a blood cancer. हाँ। Yeah. सो एंड आयरनी है कि सेफेस्ट कैंसर है। Oh, is it? Yeah. Okay. Okay. स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम कि डॉक्टर वाली टेंशन मत लो, वन ऑफ द सेफेस्ट कैंसर है और इजीली हो जाता है। I like your attitude जब आप ये बात बता रहे हो और आपके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं है बताते हुए। दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, राइट? कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो चीज़ हो गई है उसको हंस के एक्सेप्ट करना है, राइट। या उसका दुखड़ा रोते रहना है, राइट? उसका इम्पैक्ट होता है। ओके, तो फिर आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। हाँ, so तो ये जब आपका मई में डायग्नोज, मतलब फर्स्ट विजिट हुआ, हाँ, फिर डायग्नोज होने तक में कंप्लीट कितना टाइम लग गया था? एक्चुअली जब वो पता चला कि टाइप है, कौन सा वो लेवल है, तो जून, सो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स में निकल गया। पूरा हो गया था। पढ़ाई भी चल रही थी और जॉब भी। आई वॉज वर्किंग इन वॉलमार्ट साउथ ईस्ट वाला तब। सो वो कंटिन्यूस ही था, तो उसको स्टॉप नहीं किया। वो डायग्नोज होने के बाद भी स्टॉप नहीं किया? नहीं नहीं, स्टॉप नहीं किया। आवर्स कम कर लिए थे वर्क के, बट वर्क वॉज स्टिल गोइंग ऑन। तो ऐसे केसेस में आपको आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है कि हाँ। ओके। सो जैसे फिर जो कीमोस थी, सो इट स्टार्टेड इन जुलाई। तो फिर ये हुआ कि 8 कीमोस करेंगे, तब देखते हैं कि 8 कीमोस से कितना असर पड़ेगा। तो स्टार्टेड इन जुलाई, अपना बाई वीकली कीमोस होते थे विथ सेम जनरल हॉस्पिटल। एंड वो था कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड हॉस्पिटल है फॉर द कैंसर इन नॉर्थ अमेरिका। और फिर वही था कि जैसे मैंने कॉलेज में तो बताया था कि एटलीस्ट अटेंडेंस मिस हो, या फिर जो भी आपको अकोमोडेशन चाहिए होते हैं जैसे एग्ज़ाम के लिए, कि उस टाइम पे आप नहीं दे सकते हो, तो फिर बाद में ये लोग अरेंजमेंट करते हैं। ओके। तो वो सब किया था। और फिर वर्क में भी पता तो लग ही जाता है कि गोइंग थ्रू समथिंग, बिकॉज हेयर फॉल स्टार्ट, आईब्रोज वगैरह। और तो ये कितने टाइम बाद स्टार्ट हुआ आपका जो सिम्टम्स आने, यानी कि हेयर फॉल्स और ये सब चीज़ें? सिम्टम्स कीमो, दैट फर्स्ट कीमो, सेकंड कीमो के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। बट द गुड थिंग वाज कि जैसे कीमो के थ्रू आपकी जो हेल्थ है वो, जैसे आप जल्दी टायर्ड होने चालू हो जाते हो, नोशिया, वॉमिटिंग, वो सब कुछ नहीं हुआ। जल्दी टायर्ड स्टार्ट हो गए थे जैसे, पर वो बाकी चीज़ें कुछ हुआ नहीं। तो दैट वाज द मेन थिंग कि जॉब चल रही थी एंड देन पढ़ाई भी चल रही थी। मैं तो अगर इमेजिन भी कर पा रहा हूँ ना, तो बड़ा हार्ड सा टाइम लगता है वो उस टाइम पे। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा उस वक्त, क्योंकि वो यहाँ नहीं थे, आप वहाँ थे, आप यहाँ थे और वो इंडिया में बैठे थे, डिस्टेंस इतना था। हाँ, मॉम के में जो मम्मी फर्स्ट कीमो के बाद इमरजेंसी का वीज़ा करवाया था हाई कमीशन पे बात करके, तो उन्होंने इजी जल्दी करवा दिया था। तो मम्मी आ गए थे, विच वॉज बिग हेल्प एट दैट टाइम। और फिर घर वाले तो स्ट्रेस लेते ही है, पापा वगैरह, दादा दादी, कि वहाँ गया हुआ है, मैंने कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स नहीं, कि क्या चल रहा, क्या कर रहा था। बट दे वर
होपफुल है कि ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा सब सेटल। हम्म तो पॉजिटिविटी तो थी, दैट्स गुड। क्योंकि भले ही आप पता है आप अंदर से कि वीक हो रहे हो, बट ये था कि पेरेंट्स के सामने यू ऑलवेज हैव टू शो पॉजिटिविटी, नहीं तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेने एग्जैक्टली लग जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं हाँ पेरेंट्स, और जब डिस्टेंस इतना हो तो आपको पता ही है, फिर इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं पेरेंट्स के ऊपर, और उस इमोशंस को सोच सोच के बच्चे का मेंटल जो हेल्थ है वो हाँ ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि फिजिकल तो हो ही रहा है, ऊपर से कीमो और ये पूरा स्ट्रेस जो है। आई विल नॉट से कि आई कैन फील, बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू नो, हाँ क्योंकि फील तो आपने किया है तो आपको ही पता होगा क्योंकि क्या स्ट्रेस होता है माइंड के ऊपर। तो आपने बोल तो दिया, और मुझे बड़ा इजी गोइंग लगा बोल सुनते हुए कि आपकी कैंसर ट्रीटमेंट भी चल रहा था, कॉलेज भी चल रहा था, और आपकी जॉब भी चल रही जो थी। तो ये सच में इतना इजी था जितना आसान से आपने बोल दिया? नहीं नहीं, डिफ़िकल्ट तो था, स्पेशली विथ ऑल द थिंग्स। जैसे आपकी बॉडी भी पाँच छठे कीमो के बाद जवाब देने लग जाती है, क्योंकि फिर आप जल्दी टायर्ड हो जाते हो, आपका कुछ करने का मन ही नहीं होता। जैसे आप सोते हो फिर उठते हो तो ऐसा लगता है सो भी नहीं, टायर्ड हो। हम्म सो वही था, फिर वर्क आवर्स कम कर दिए थे, जैसे हफ्ते में 1-2 दिन जस्ट कि जाओ थोड़ा। वहाँ वो कलीग्स अच्छे थे, जैसे मैनेजर वगैरह, सो जाओ 8 आवर्स, यानी वही था कि इतना काम नहीं था, बातचीत हो जाती थी इनसे, तो वही माइंड फ्रेश के लिए विच वॉज नेसेसरी। और फिर कॉलेज चल रहा था, क्योंकि हैव टू डू सेकेंड कोर्स इंश्योरेंस के लिए, सो सितंबर ओह, में। तो ये आपके जो पहला कोर्स जो चल रहा था ये कितने टाइम का था? वो अपना 1 ईयर का होता है, बट ओके। 8 मंथ्स में ख़त्म हो जाता है। सो ओह, अगस्त में इट गॉट ओवर। फिर वही था कि शुड वी पे बाय पॉकेट, क्योंकि तब स्टूडेंट होते तो हेल्थ कार्ड नहीं हेल्थ होता कार्ड है। तो नहीं होता है यार। सो हमने सब चीज़ ट्राई की, लॉयर से भी बात करी, फिर एमपीज की क्या किया जाए, कुछ गवर्नमेंट देती है ग्रांट्स या कुछ भी। हम्म तो फिर ऑप्शन यही दिखा कि सेकेंड कोर्स लेते, और फिर जो गार्डनी का इंश्योरेंस है उसमें गैप नहीं आता, सो इट गॉट एक्सटेंडेड, कि अपने पास फिर वो अप्रैल एंड तक का होता है, मई एंड तक का। वो पूरे हाँ, सेशन का शायद वो। शायद से वो पूरा हो जाता है, विच वॉज इनफ कि ट्रीटमेंट हो जाए। सो वो इसलिए सेकेंड कोर्स किया, और फिर फेल किसी में नहीं हुए, ओके ओके, किसी भी सब्जेक्ट में, विच गुड वॉज गुड नाइस। गुड गुड गुड। वेल, मुश्किल तो नो डाउट देखो स्टडीज़ रहती है उस टाइम के ऊपर, बट कोई ऐसा एग्ज़ाम आपको डिले करवाना पड़ा कोई? हाँ, एग्ज़ाम्स सभी डिले हुए थे, लाइक फ्यू डेज, बिकॉज एट दैट टाइम जैसे सबकी एग्ज़ाम साथ में होती थी, तो उस टाइम पे कीमोस चलते, तो वो उस दिन आप नहीं आ सकते, और 1-2 कीमोस के 1-2 दिन भी, जैसे आपका मन ही नहीं होता कुछ करने का 1-2 दिन, फिर 2-3 दिन बाद फिर बॉडी रिकवर होती है, देन ठीक है अब चलते हैं कॉलेज, 1-2 दिन अटेंड करते हैं। सो अटेंड किए कॉलेज भी, लाइक ओके 50-60% अटेंडेंस के साथ, विच वॉज ओके विद द कॉलेज। फिर एग्ज़ाम्स हुई थी, जैसे आपको अकोमोडेशन देते हैं कि आप बाद में आके एग्ज़ाम दे दो हॉल में बैठ के, रूम में, फिर वो दिए थे। आमतौर पे पता है जब, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, डिफरेंट लोगों से बात करता हूँ, मोस्टली लोग इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेट होके आए हैं, राइट? तो आमतौर पे लोगों की स्ट्रगल कुछ ऐसी होती है कि स्टार्टिंग के अंदर जॉब मिलने में टाइम लग गई, या इमिग्रेशन स्टेटस कन्वर्ट होने में टाइम लग गया, वर्क परमिट में या पीआर मिलने के अंदर। पर आपने जो स्ट्रगल स्टोरी अभी जोड़ी है ना, उसने मेरा जो लेवल था ना दिमाग के अंदर वही क्रॉस करवा दिया कि स्ट्रगल ये भी होती हैं, जो रियल ग्राउंड पे स्ट्रगल हम मान सकते हैं कि आपकी हेल्थ भी ख़राब है, और वो जो रूटीन की स्ट्रगल है वो तो आपकी रहनी ही रहनी है, उस पर ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको इतना एक क्रिटिकल इलनेस हो गई है जिसमें राइट। आपको और ज़्यादा आपकी हेल्थ भी ध्यान रखनी है, आपके पेरेंट्स को भी इमोशनली कहीं ना कहीं स्टेबल बैलेंस करके रखना है, और अपना करियर तो आपको पाथ पे रखना ही है। आपका करियर इस चीज़ से कुछ इम्पैक्ट हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट थे तो वो तो था ही कि पार्ट टाइम वॉलमार्ट में CSR, वो जो कस्टमर सर्विस या वो चल ही रही थी, विच वॉज जस्ट कि कर ले पैसे आ जाए। पर अल्टीमेट तो वही था कि बैंक में जॉब करनी है, कहीं फाइनेंस में, तो करियर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ।
क्योंकि वही मेन तो वही था कि टाइम था नहीं, क्योंकि 27 हो चुके थे, 28 27, सो और टाइम था नहीं वेस्ट करने का, क्योंकि फिर घर वालों का भी प्रेशर हो रहा है या या और ये सब चल रहा है। पर वही था, ये अलग स्ट्रगल है, जैसे ये तो अनफॉर्चुनेट स्ट्रगल कह सकते हैं, विच इज़ वेरी रेयर है। या जिसकी को प्लानिंग करके भी नहीं आता एंड नहीं, एवरीथिंग। बट इस पूरी इसके अंदर मेरे पास आपसे कुछ सवाल आ रहे हैं जहन में, शायद वो हेल्प करेंगे लिसनर्स को भी कुछ चीज़ों ना प्रिपेयर होने के लिए। एक तो ये कि आपका ऐसे टाइम पे जब स्टूडेंट होते हो तो जो इंश्योरेंस होता है आपका वो सब चीज़ें कवर कर देता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आउट ऑफ द पॉकेट पे करनी पड़ती हैं? कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग कर देता है। जैसे लिमिटेशन होती है कि इतना ही पैसा आपको मिलता है। जैसे अभी भी नॉर्मल जॉब वाला इंश्योरेंस होता है, उसमें ये होता है कि यू कैन स्पेंड 400 चश्मे पे 2 years। फिर और लिमिटेशंस तो होती है, कैप बने होते हैं। इसमें भी कैप था अकाडमी वाले में कि इतना ही कवर कर सकते हैं, बट मेरे को आज तक नहीं पता चला कि वो कैप कितना था, या फिर इन गार्मी वालों ने कि कैब हटा दिया। ओह। क्योंकि वी वर थिंकिंग कि जैसे बिल आएगा लास्ट मोमेंट तक कि वी विल रिसीव समथिंग। बिल इन थाउजेंड्स, पर वो बिल आज तक नहीं आया। क्योंकि गार्मी लाइक देयर वाज अ लेडी हु वाज कोऑर्डिनेटर, वो अच्छी थी, लाइक वेरी वेल हेल्पफुल। उसने पूरा टेक केयर किया कि हमसे भी कोऑर्डिनेट कर रही, वहाँ हॉस्पिटल्स और ब्लड टेस्ट सब कोऑर्डिनेट कर रही। तो हमें यही एक्सपेक्टेशन था कि वी वेर रेडी कि ठीक है अब बिल आएगा तो वी विल डू अपना इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि वी ऑलरेडी स्पोक टू हॉस्पिटल कि नहीं दे सकते इतना थाउजेंड्स ऑफ बिल, क्या ऑप्शंस है। तो उन्होंने बोला था कि डोंट वरी, वी विल डू इंस्टॉलमेंट्स, इनके पास ऑप्शन होता है। ओके ओके। बट फिर आखिरी तक बिल नहीं आया। नहीं आया डोंट तो नो ये हाउ, क्या था कुछ नहीं पता। कभी तो जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ? पूछा हॉस्पिटल में गार्डनी के, बोलते हैं बिल है ही नहीं, एवरीथिंग वाज पेड हाँ। एंड द बिल वाज ऑलमोस्ट 30-40 वाह। थाउजेंड। ओके ओके। और वैसे कैप होता है। हाँ दे कि हर इंश्योरेंस में देर आर समथिंग कि उस पर कैप तो लगती है कुछ ना कुछ। आई डोंट नो कि अब वो स्टूडेंट वाले उसमें कैसे होता है, क्योंकि मेरा कभी पाला पड़ा नहीं स्टूडेंट इंश्योरेंस को डिग करने का, उसकी डिटेल्स हमेशा चेक करने का। बट इंश्योरेंस इज नाइस, लाइक वो अपने को इंडिया में इतना नहीं पता लगता यस यस कि यस। ठीक है इट्स लाइक वेस्ट ऑफ मनी, बट फिर यहाँ आके पता चलता है कि चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है, आदमी कर ही नहीं पाएगा इतना बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं नया नया आया था, हालांकि मैं पीआर पे आया था। तो वी आर आई वाज एलिजिबल फॉर ओहिप, है ना, राइट जो राइट। कार्ड हेल्थ कार्ड होता है। लेकिन उसमें पहले होता था कि स्टार्टिंग के 3 महीने जो है वो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस से कवर करना पड़ता है जब तक वो कार्ड नहीं आ जाता है। आजकल पता नहीं क्या रूल है, पर उस वक्त ऐसा कुछ होता था। तो मेरा ड्यूरिंग दैट टाइम ही मुझे 2 इमरजेंसीज हो गई थी। एक तो क्रिकेट की बॉल माथे में लगी थी, बिना हेलमेट के कीपिंग कर रहा था, तो एंडेड अप टू द इमरजेंसी। एंड द नेक्स्ट डे मुझे किडनी स्टोन की थोड़ी इश्यूज थे, तो उसमें पेन स्टार्ट हो गया, तो इमरजेंसी पहुंचना पड़ा उसके लिए। तो वो बिल क्योंकि मैंने आउट ऑफ द पॉकेट पे किया था, हाँ तो आई नो कि वो कितना महंगा हो जाता है। वही। राइट, और क्योंकि आप एक विजिट कर रहे हो, सिर्फ छोटी सी विजिट के भी आपके 3-4 हज़ार डॉलर बन जाते हैं नॉर्मल, और आपका तो पूरा ट्रीटमेंट था, तो आई कैन इमेजिन कि वो लंबा काम हो गया होगा। तो आपको हेल्थ वाइज अगर देखें, जो आपका नज़रिया है हेल्थ को देखने का, वो इस कैंसर से पहले और बाद में कुछ चेंज आया है? कुछ लगता है आपको कि क्या चेंज आया है उन चीज़ों में? इतना तो नहीं था, क्योंकि वो कोई रीज़न नहीं था। जैसे वो कैंसर का डॉक्टर से भी पूछा कि व्हाट वाज द रीज़न, कोई दूसरे कंट्री में आए, कुछ था कोल्ड वगैरह, पर वो बोलती है किसी को भी हो सकता है, कि उसका कोई रीज़न ही नहीं है। वो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड सेल्स होते हैं, वो यानी पगला ही जाते हैं, वो पागल हो जाते, तो अपना कभी मल्टीप्लाई होते, कभी कम हो जाते। उसका कोई रीज़न ही नहीं था। स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न होगा, बट वैसे कोई रीज़न नहीं है। अब फिर वो था कि यहाँ पे जैसे इंडिया में बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। एग्जैक्टली। यहाँ पे आप डॉक्टर से पूछोगे, दे आर लाइक कुछ नहीं, लो सब खाओ। बस वो ये होता है कि
ट्रीटमेंट से पहले ये मत खाओ, एक दिन वो मत खाओ एग्जैक्टली, और अदरवाइज तो सब अलाउ करते हैं। और वो ये कि हेल्थ इज नेसेसरी, जैसे आपको कनाडा में हो तो जॉब्स तो करनी करनी है, खड़े होने वाली या फिर बैठने वाली, तो हेल्थ इज नेसेसरी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया, क्योंकि हमारे पीछे एक पॉडकास्ट में ना विक्रम भाई हैं, वो आए थे, तो हम लोग जब बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन एनी वंस लाइफ, राइट, तो उसमें एक पॉइंट ये भी निकल के आया था कि जब नए नए यहाँ पे आते हैं ना, तो हेल्थ एक तरीके से डाउन हो जाती है, क्योंकि नया एनवायरनमेंट, जॉब्स कर रहे हैं, जॉब भी देखो नॉट लिटरली बट पागलों की तरह, राइट, एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, शिफ्ट्स के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी करनी है, पैसा भी कमाना है, आगे का भी देखना है, कुछ स्टूडेंट्स को बैक होम भी भेजना है, उस वक्त अपना लोन भी पे करना है, तो इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है कि स्टार्टिंग में तो ना खाने पे ध्यान होता है, ना हेल्थ पे ध्यान होता है, ना वर्कआउट पे ध्यान होता है, तो वो सारा का सारा ना इतना खिचड़ी बन जाती है कि हेल्थ तो लीस्ट प्रायोरिटी बन जाती है स्टूडेंट्स की, राइट। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सही ट्रैक है? सही ट्रैक तो नहीं है, बट ऑप्शन भी स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल नहीं होता। जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, राइट, कि आपके ऊपर इतना वो हो जाता है, न्यू है, जैसे कि एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ग्रोसरी ये वो, और फिर आप बाकियों को देखते हो, जैसे भले ही आप नहीं करते हो, आप 20 हमारे टाइम पे 20 आवर्स था, बाकी लोग कैश पे करते थे, तो भाग लो, जैसे जैसे आपने बोला, तो बस वही था कि पीयर प्रेशर आ जाते कि ये इतना कमा रहा, फिर आप देखते हो कि वो गाड़ी लेता है, कपड़े, शूज, तो वो ये हमको, फिर बाकी लोगों को लगता है कि हमको भी थोड़ा करना चाहिए, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो वी विल ऑल्सो बाय कार, फिर शो ऑफ कर सकते हैं। फिर वो EMI बन जाती हैं, फिर EMI, आपको जॉब छोड़ नहीं सकते हो फिर। हाँ, फिर वो नहीं, हिंदी में बोलते चक्रव्यूह है, सर्कल, तो आप वो सर्कल में फंस जाते हो, वेर EMI पे करनी है, इंडिया पैसे भेजने कोई ऑप्शन नहीं है, प्लस आपको फिर वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो आफ्टर ये जो कैंसर चैप्टर है, उसके बाद ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, या लगता है कि लोगों को कभी बैठते हो तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियसनेस की बातें करें उनके साथ, या कुछ? मैं तब हुआ था फॉर फ्यू इयर्स, बट जैसे आप देख सकते हो दिस 2023 तो बेबी के चक्कर में, प्लस डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी थी घर की, तो उसमें पूरी हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है, वही लास्ट प्रायोरिटी हो गई थी मेरी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वाइफ वॉज ऑन लीव और फिर बेबी हो गया मई में, सो वही था कि एवरी मंथ 2-3 छुट्टियां तो लेनी पड़ती थी वर्क से भी, और फिर ये था कि लास्ट ईयर घर लेना ही लेना था, क्योंकि फिर बेबी के साथ विद शेयरिंग इट्स इम्पॉसिबल, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए होती है उसमें। इवन आफ्टर 3 जॉब्स तो मैं ही कर रहा था, 2 सिक्योरिटीज और एक नॉर्मल, कि डाउन पेमेंट इकट्ठी करो, फिर क्लोजिंग कॉस्ट ये वो, तो उसमें लास्ट ईयर तो पूरी हेल्थ की बैंड बच गई अच्छे से। उसके पहले लॉस लाइक 20-25 kg लॉस किया था। वो ट्रीटमेंट के चक्कर में या खुद नहीं हेल्थ खुद कॉन्शियस हो से, गया? वाह। आफ्टर ट्रीटमेंट 2020 में, तो शादी भी बोल सकते हो, शादी के चक्कर। अच्छा, ओके, तो शादी कौन से ईयर में हुई आपकी? शादी 2020, जस्ट बिफोर कोविड, जनवरी 18th। हाँ, ओके, डेट सही है। ओके ओके, दैट्स नाइस। तो एक्चुअली में ना, जब भी ब्लड कैंसर की बात होती है ना, तो ऐसा सुनने को आता है कि उसका वापस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो पूरी तरह इरेडिकेट करना बड़ा और ये सिर्फ मैं सुनी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड सारा बायोटेक्नोलॉजी का रहा है, और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो कैंसर पे ही था, बैक इन 2009। तो ये फाइंडिंग्स हैं, साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं। तो आप वाले केस में डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा कुछ बोला है? हाँ, वो था। सो फर्स्ट 3 इयर्स जैसे आप कीमोस हो जाते हैं 8, राइट, उसके बाद फिर आपके स्कैन्स वापस सब कुछ होते हैं कि 100% गया कि नहीं गया, वो तो इट वॉज ओके, 100% चले गया था। उसके बाद एवरी 3 मंथ्स आपको जाना पड़ता है टू मीट डॉक्टर, सो वही आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। सो वो तो 3 इयर्स तक कंटिन्यूस रहा था, बट नाउ
3 to 5 years, every 6 months वो आपको बुलाएंगे. ओके. और जैसे वो 5 years हो चुके हैं, so now it's I think every year. ओके. तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो अभी पोस्ट कैंसर की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी चेकअप वगैरह हैं डायरेक्टली हॉस्पिटल के थ्रू होते हैं या जो आपका फैमिली डॉक्टर है वो इन्वॉल्व होता है? हाँ, हॉस्पिटल के थ्रू डायरेक्टली. ओके. तो आपके पास फैमिली फिजिशियन है अभी? हाँ, बाई चांस हमें मिल गया था. ओके. वो कैंसर से नहीं, वो तो अब कैंसर स्टूडेंट के बाद में ही बाद मिला, में, हाँ. राइट. ओके. ओके. लास्ट ईयर मिला 2023 में. तो इस आपको लगता है कि उसके मिलने से भी आपको कुछ हेल्प हो रही है या कोई इफेक्ट नहीं है इस चीज़ का? हाँ, हेल्प है. जैसे हमारा जो एक है वो डॉक्टर ओल्गा बैंक स्ट्रीट में, शी इज़ नाइस. शी इज जैसे आप जाते हो सो इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है विद इन अ वीक. सो अगर आप बोलते हो कि एक बार ब्लड टेस्ट करते हैं सबका या फिर कुछ भी छोटा मोटा इशू होता है, सो शी डज इट. वो ये कि मिलना बड़ा मुश्किल है आजकल आफ्टर कोविड, और वो भी कि सही मिलना डॉक्टर जो आपको टाइम दे. ओके. ओके. तो लेट्स क्विकली जंप इनटू योर प्रोफेशनल करियर. जैसे आपने स्टडी कंप्लीट की, फाइनेंशियल्स की जो आपने Right. पढ़ाई की, ठीक है, वॉलमार्ट में जॉब चल रही थी, देन कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, 8-10 महीने में, साल भर के अंदर अंदर सब काम हो गया था, कैंसर ठीक हो गया था, हाँ, एंड यू वर फिट एंड फाइन. फिट एंड फाइन और पूरा. फिर आपने आपकी जो पहली फुल टाइम परमानेंट जॉब थी वो कब स्टार्ट की और क्या स्टार्ट की? सो इट वाज इन BMO, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, कनाडा स्टिट्सविल, ओके. सिग्नेचर सेंटर. ओके. ओके. सिग्नेचर सेंटर. हाँ ओके. जी. दैट्स हमारे बिजनेस का पहला अकाउंट वहीं है. ओके. तो वहाँ स्टार्ट किया एज अ CSR. इंटरव्यूज काफ़ी दिए थे TD और उसमें, पर हुआ नहीं. सो लकीली बैचमेट थी, शी स्टार्टेड वर्किंग इन BMO. सो उसने रेफरेंस किया था किसी को, सो उसके थ्रू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग आई थिंक 2019 में ही स्टार्ट किया था. सो आई वर्क देयर 8 months. और फिर वही होता है कि आपको बोलते हैं कि थोड़ा 4 महीने और कर लो फिर प्रमोशन देंगे. बट वही था कि इतना टाइम नहीं था क्योंकि आई गॉट मैरिड 2020 जनवरी में. फिर वही होता है कि वाइफ को लेके आओ. बिल्कुल. और जैसे वर्क परमिट पे था मैं, उसका वही होता है कि यू नीड फुल टाइम जॉब जिसके 3 months हो चुके हो प्रोबेशन. ठीक सो है. आई स्टार्टेड लुकिंग कि क्या कर सकते हैं. सो आई गॉट अ चांस इन TD एज इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट ओवर द फोन ओके. in TD वाटर, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. सो वो नॉक ए था या. सो उसमें आई वर्क 2 years. सो फिर देन आई थॉट कि अब रिटेल ट्राई करना चाहिए, बैंकिंग विच इज़ मोर नाइसर, क्योंकि ओवर द फोन आपको पता नहीं लगता कस्टमर्स का. और रिटेल बैंक में सीखने को बहुत मिलता है. हाँ. आपको ग्रो करने के ऑप्शन हो जाते हैं क्योंकि स्किल्स आपको इतनी सारी आ जाएंगी. पब्लिक डील करोगे, फेस टू फेस डील करोगे. हाँ, और फेस टू फेस बेटर है एनी टाइम रेदर देन वर्किंग ओवर द फोन. जो फोन में वही होता है कि वर्क फ्रॉम होम है, वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है. पर फिर ये है कि इसमें यू गेट लाइक आप लोगों से मिलते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती और आमने सामने मिलते हो. सो वो मिसिंग था 2 years से. सो नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग इन CIBC रिचमंड, जो टाउन है, जैसे एन एसोसिएट. ये आपकी करंट जॉब है? हाँ. सो एसोसिएट फाइनेंशियल एडवाइजर. सो नाउ अब दिस ईयर होपफुली देखते हैं प्रमोशन हो. ओके. दैट्स गुड. बिल्कुल हो जाएगी, नो डाउट. जैसा आपका करियर ट्रैक चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, एंड आई विश कि आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलती रहे. तो परमानेंट करियर जो आपका है वो आपका बैंकिंग सेक्टर में ही रहा, बैंकिंग, राइट. और इसी में ही आगे चलना आपको, राइट? हाँ. ओके. ओके. अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ बताना कि आप बैंकिंग में काम कर रहे हो, राइट? अभी जैसे जो हुआ बना हुआ है मार्केट का कि जॉब्स बहुत कम है एंड एवरीथिंग है, तो स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि जॉब्स हैं या फिर वहाँ भी गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही. जैसे एक हमारा ही ब्रांच है, सो CSR जो होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं. तो दे वर गेटिंग फुल टाइम आवर्स. अपना अक्टूबर तक फुल टाइम आवर्स थे 35 hours. बट दे रिड्यूस आवर्स की जो पार्ट टाइम CSR उनको स्ट्रिक्टली 15 to 16 ही दे सकते हैं. उन्होंने आवर्स कम करे. और वो हर बैंक का ही है कि जैसे स्कोशिया में भी फ्रेंड्स है, BMO में भी है. सो दे आर सेइंग द सेम थिंग कि आवर्स कम करे है
एंड दे फ्रोज हायरिंग फॉर 3 months. जैसे Okay. उनका लास्ट क्वार्टर होता है तो हायरिंग बंद करते थे, बट दे स्टार्टेड हायरिंग अगेन अभी इस मंथ से, जनवरी से, क्योंकि बोनसेस मिलते हैं लोगों को, वो छोड़ के जाती है दिसंबर में. नाउ द पोजीशंस आई हुई है काफ़ी. अभी आई हुई है, हाँ. राइट? तो यही मेरा एक कंसर्न है कि कोई भी डिपार्टमेंट को उठा के देखते हैं ना, या किसी भी कंपनी को उठा के देखते हैं, तो ओपनिंग्स आर स्टिल देयर. ओपनिंग्स है, प्लस वो ये कि इस बार इन लोगों ने सैलरी भी किसी की नहीं बढ़ाई ज़्यादा. कोई इंक्रीमेंट्स नहीं है. नहीं, ज़्यादा नहीं है. वही कि बट दीज थिंग्स आर ओके कि इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे या नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिया, एटलीस्ट जॉब अभी भी गई है नहीं बनी, है. उनकी गई हाँ. नहीं है, राइट? तो अब अगर हम बात करें कि अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर के अंदर घुसने का मन है और उसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो उसके लिए क्या रूट आपको दिखता है कि उसके लिए वही है कि यू हैव टू अप्लाई एज अ CSR फर्स्ट, क्योंकि CSR में दे जस्ट आस्क फॉर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू. दे आस्क बेसिक क्वेश्चंस कि एंग्री कस्टमर को आप कैसे बात करोगे, और कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस बताओ, गुड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब आप अबव एंड बियॉन्ड गए हो. तो दैट इज़ ईजी. अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो यूज़ दैट, क्योंकि रेफरेंस के थ्रू इट्स वेरी इजी. ओके. क्योंकि जैसे अभी हमारे ब्रांच में भी जैसे होता है, तो दे आस्क कि कोई है तुम्हारे पहचान का जिसको आप रेफर करोगे. तो एवरी ब्रांच में वो आपसे पूछते हैं कि इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर पर्सन आप सोचते हो कि है, तो आप उसको रेफर करो. ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने पहली जॉब थी वो कब स्टार्ट की थी? आई थिंक इट वाज 2019, ओके. अगस्त, आई थिंक अगस्त के आसपास. ओके. ओके. और फिर हाँ, गॉट मैरिड 2020 में, जनवरी. फिर मार्च अप्रैल में आई थिंक मैंने छोड़ दी थी वो, क्योंकि आई डिड अप्लाई फॉर PR अगस्त में, जुलाई 2020 में. और क्योंकि वो 3 months हो चुके थे, सो वाइफ वाज स्टिल स्टक इन इंडिया. तो वो क्योंकि वर्क परमिट हमने अप्लाई किया था 2020 में, पर फिर वो 2021 अक्टूबर में आया. तब तक वी हैव अप्लाइड PR, क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी गिरे थे, आपको हाँ, भी याद दैट्स होगा. राइट. कोविड के दौरान गिरे थे एक बार पॉइंट, उसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट Right. मिला था उस चीज़ का. मेरे अब तो आई गेस वापस से 500 स्काई रॉकेट कर रहा something, है. हाँ. मेरे टाइम पे 350 हुए थे, तो मेरे 420 थे, 450 थे. सो वी एडेड वाइफ इन द PR राइट अवे कि उसको ऐड कर दो कुछ उसी points टाइम पे. तो पॉइंट्स गिर गए थे क्योंकि हमने उसका कुछ आइल स्कोर, एजुकेशन कुछ किया नहीं था, क्योंकि वी नो कि पॉइंट्स गिरने वाले हैं और वो ऐड नहीं करेंगे तभी भी आ जाएगा. सो लकीली अक्टूबर में शी केम 2021, और 2 ही महीने में हम दोनों की PR हो गई. दैट्स नाइस, दैट्स गुड. अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि लेट्स से कि आपको टाइम मशीन मिल जाती है कोई, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने जो आपका कैंसर पीरियड था उसको अगर लाइफ से हटा दिया जाए, तो आपका करियर जो है वो किसी और पाथ पे होता, या अच्छे पाथ पे होता, या लाइफ में कुछ और ऐसी चीज़ होती जो अब नहीं है? वैसा तो कुछ भी नहीं जैसे, बट वही था कि उस टाइम पे फोकस कहीं और कर सकते थे. जैसे वही था कि लाइफ का वही था, ठीक है अभी चल जाए तो जैसी चल रही, मेन फोकस वही था कि इसको पहले ठीक करें. अदरवाइज वो होता कि वुड हैव गॉट चांस इन बैंक तभी, और वही PR जल्दी हो जाती है आई थिंक, क्योंकि एक तो वो स्टडी 8 महीने वाली वो एक्स्ट्रा करनी पड़ गई. हाँ या वो उसमें 16,000 बर्बाद हो गए. हाँ, ओके. तो दैट वे आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही पड़ा वो. हाँ, एक्सपेंसिव पड़ा. प्लस उस टाइम पे क्या पता कि जॉब मिल जाती बैंक में, तो उस टाइम से ही स्टार्ट कर सकते थे, पैसे भी ज़्यादा मिलते, प्लस एक्सपीरियंस जल्दी काउंट हो जाता. ओके. ओके. फिर भी दिमाग में डर रहता है कभी अभी कि अगर दोबारा आ जाए या दोबारा. हुआ था ये बीच में एक अच्छा. बार कि तबीयत थोड़ी डाउन हुई थी, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ था. तो एक हाँ अराउंड 1.5-2 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो फिर गए थे डॉक्टर के पास भागते भागते. फिर उसने फिर टेस्ट किए,
तो बोलती कुछ नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो। क्योंकि वो मेंटली आदमी के दिमाग में किसी कॉर्नर में रह जाती हैं चीज़ें, हाँ। और वो डर तो रहता ही है। आई गेस वो डर शायद अब आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा, हो उसके साथ जाता आपको है। जीना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्ट। और वो भी था कि किसी को था ही नहीं, हिस्ट्री थी नहीं किसी की भी। तो वो भी एक अजीब सा था कि वाई मी, वो क्वेश्चन तो आती है कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ ही बिल्कुल, मैं ऐसा ही क्यों क्यों, हो रहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो हो ही जाता है। उस टाइम पे, कि क्या पंगा, वही पंगा आ गया। तो आपको आपको कोई भी ऐसा हेल्थ में चेंज याद है कि उस एपिसोड से कुछ टाइम पहले, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे कुछ दिखने लगे थे आपको कि? नहीं, कुछ भी नहीं। वही डॉक्टर भी वही हमें वो थी कि कुछ भी नहीं लग रहा तुमको। मैंने नहीं, कुछ भी नहीं। कि जैसे वो उसके सिम्टम्स तो होते कि आपको टायर्डनेस फील होता, उल्टी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती, नोशिया, कुछ भी था ही नहीं। जस्ट छोटा सा लम था, बाकी तो चल ही रहा था, जॉब और ये सब। तो बस वही था कि क्या पता क्या लगा कि जाके एक बार देख के वो आते। सही टाइम पे शायद उसको देख हाँ। लिया गया, डायग्नोस हो गया अर्ली स्टेजेस में, तो इट वाज गुड। तो ये भी राइट। एक अच्छी राय है आई गेस सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो नए नए आ रहे हैं, कि हेल्थ को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। अगर कुछ भी अनयूजुअल थिंग्स आपकी बॉडी में नज़र आ रही है तो जस्ट गो फॉर ए स्कैन एटलीस्ट, हाँ। एक डॉक्टर को दिखा लो चीज़ें, क्या पता कुछ चीज़ें, क्योंकि पता है कई बार क्या होता है कि अनयूजुअली लेट्स से कि पिंपल्स एकदम से आने स्टार्ट हो गए पूरे शरीर के ऊपर या कहीं पर भी, राइट? और जो रेगुलर पहले नहीं थे आपके उसमें, राइट? तो राइट। ऐसी चीज़ों को आपको गौर करना है। या आपका कोई ऐसा सडन वेट लॉस है या वेट गेन है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि देश चेंज हुआ है, मिट्टी चेंज हुई है, पानी चेंज हुआ है, हाँ, हवा चेंज एग्जैक्टली हुई वही है, लगा राइट? था। पर वैसा वैसा शायद नहीं करना चाहिए, नहीं। स्पेशली अर्ली एजेस में। जब आप स्टूडेंट की तरफ या वर्क परमिट के ऊपर यहाँ आ रहे हो, तो आपको क्विकली उन चीज़ों को गौर कर लेना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। क्योंकि और अच्छी बात है इंश्योरेंस है तो ब्लड टेस्ट तो फ्री है, कहीं भी चले जाओ। और 6 मंथ्स में करवाना चाहिए, क्योंकि वही कि मेरी वाइफ अभी भी मेरे पीछे पड़ी रहती है 6 महीने में कि जाके तुम अपने टेस्ट करवाओ। हाँ, वो सही है उनका कंसर्न भी, क्योंकि ये होता भी है शादी के बाद आपसे ज़्यादा हाँ। कंसर्न आपकी वाइफ को होने लगता है आपकी सेहत का ना। राइट। तो इट्स गुड, इट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ मैरिज, हाँ, है ना? वही है कि सबको करना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स 1 ईयर में आपका बॉडी टेस्ट या ब्लड टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि पता ही नहीं चलता, आपको लगता है ऊपर से ठीक हो, पर आपके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता टिल कुछ गड़बड़ हो जाए। और मेरे केस में था कि डायग्नोस हुआ 1 स्टेज 1, और फिर ट्रीटमेंट होते होते 2 सेकेंड स्टेज पे पहुंच गया था। ओके, बड़ा क्विकली हुआ फिर तो। हाँ, विदिन 2 मंथ्स। तो फिर तो ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हाँ, पॉइंट पे हो गया। और वही कह सकते लाइक भगवान के हो गया। क्योंकि पता ही नहीं लगता कि जस्ट लंप है, नथिंग इन द बॉडी, कुछ भी नहीं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। ओके, तो हम बैक टू आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे थे कि अब आप जो है वो CIBC के साथ काम कर रहे हो, और अभी फुल टाइम और परमानेंट पोजीशन है हाँ, आपकी, और फुल राइट? टाइम परमानेंट। ओके, तो बैंकिंग का जो आपका फ़िलहाल जॉब है, वो कैसा लाइफस्टाइल आपको लगता है कि वो स्ट्रेसफुल है? अगर स्ट्रेसफुल है तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बैंकिंग जॉब में स्ट्रेस देती हैं? थोड़ा है स्ट्रेसफुल। टारगेट्स तो है कि यू हैव टू अचीव योर टारगेट्स, कि जैसे आपके क्वार्टर में इतने क्रेडिट कार्ड, इतने अकाउंट्स ओपन हो जाने चाहिए। फिर एक होता है मैनेज मनी म्यूचुअल फंड्स, कि आपको 2 लाख के इन अ ईयर या 3 लाख के करने ही पड़ते हैं। वो मुश्किल है क्योंकि आजकल तो सब बेच ही रहे थे लास्ट ईयर तो म्यूचुअल फंड्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो टारगेट्स है बट नॉट एग्रेसिव एज इंडियन बैंकिंग, क्योंकि इंडियन बैंकिंग में तो आपको 8-8 9 घंटे भी बैठना पड़ता है। मैनेजर ही बोलते हैं तू काम खत्म कर फिर जाकर। लिटरली ये सीन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आधे, जब मैक्सिमम इफ यू हैव टू स्टे टू डू सम वर्क, आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा। सो 9 to 5 का जॉब है। सो गो 8:30 स्टार्ट, 5:30 5:45 तक कंप्लीट। थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है बट इतना भी नहीं। मैनेजेबल स्ट्रेस है। हाँ। ओके ओके, दैट्स कूल। ओके, तो अब हम धीरे धीरे पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं एक क्विक टॉपिक उठाना चाहूँगा,
और मुझे लगता है कि मैंने पहले ही सोचा था कि इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो चाह रहे हैं या चले गए हैं कनाडा से, राइट, तो उनका एक टॉप का रीज़न होता है कि हेल्थ केयर जो है उससे सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ की जो हेल्थ केयर है कनाडा की, वो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, राइट। तो वही टॉपिक है अभी, क्योंकि आपने उस हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत गौर से, बहुत क्लोजली उसको यूज़ किया है हेल्थ केयर सिस्टम को। आई नो कि लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं उसका प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको नया फैमिली डॉक्टर है वो नहीं मिल पाता है। देन इमरजेंसीज के अंदर उनको वेटिंग पीरियड बहुत लंबा चला जाता है उनका। तो इन सब फैक्टर्स को एक बार साइड में रखते हुए, आपने, क्योंकि उसके अंदर घुसे हो आप पूरे सिस्टम को, आपको क्या लगता है कि यहाँ का हेल्थ केयर है वो किस स्टैंडर्ड का है? स्टैंडर्ड इज हाई। अपना स्टैंडर्ड कंपेयर करें बैक होम, लाइक आई नो बैक होम अपने पास मेदांता फोर्टिस है, विच एंड आपको स्पेंड भी लैक्स करने पड़ते हैं अगर कुछ भी हो जाए। वो फॉर कॉमन मिडिल पर्सन के लिए इजी नहीं है। और इंडिया में इंश्योरेंस भी ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता भी है तो ज़्यादा कवर नहीं करता। यहाँ पे द गुड थिंग इज फ्री है। अब वही एक है कि दैट इज़ द वन विच इज़ क्रिएटिंग बर्डन हेल्थ केयर में। जैसे बिफोर कोविड ये सब हुआ, विद इन 2 मंथ्स पूरा स्टार्ट हो गया। अभी वही 2 तो नहीं है, एटलीस्ट 4-5 मंथ्स लगेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स इजीली नहीं मिलती। तो आप बात कर रहे हो आपके कैंसर के केस की? हाँ। तो उस केस में वो स्टेज 2 में भी जा सकता था, राइट? हाँ वो अब वो ये कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अगर आपका स्टेज 1 है या स्टार्ट ही हुआ है तो वो आपको प्रेफरेंस में लेस रखेंगे, और जिसका स्टेज 3 और 4 है अर्जेंट उनका ज़्यादा है तो उनका स्टार्ट करेंगे इसे बोलते हैं बर्डन ऑन द हेल्थ केयर हाँ। सिस्टम। सो वो शो हो रहा है आफ्टर कोविड। प्लस जैसे अभी लास्ट ईयर बेबी था तो इट वेंट प्रिटी गुड, लाइक फैमिली डॉक्टर वाज नाइस। फिर हमारा द आयरनी इज जहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ मेरा स्मिथ रोड, हमारा बेबी भी वही उसी हॉस्पिटल में हुआ है लास्ट ईयर। चलो हैप्पी मेमोरीज भी जो है वो आपके साथ जुड़ गई वहाँ। सो द डॉक्टर वाज नाइस, लाइक अब जो कि पर हर मंथ अपॉइंटमेंट वाज इजी, डॉक्टर से मिलते रहे हम लोग। अर्जेंट में भी जाना पड़ा कि ऐसा लग रहा था कि बेबी आने वाला है, लेबर है पर है नहीं। इट वॉज नाइस। अपना वो एमरजेंसी में जाओ देखते उसी टाइम। सो फॉर सम थिंग्स दे आर प्रीटी नाइस अर्जेंटली, जैसे बेबी मदर का केयर वगैरह। और इवन आफ्टर द बर्थ, जैसे अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो यू कैन स्टिल गो दैट हॉस्पिटल वैक्सीनेशंस के लिए, तो उसमें अच्छा है। बट नाउ जैसे लास्ट मंथ बेबी सिक था, जियो में गए, सो इट टुक 4-5 आवर्स। अब आप जल्दी निपट गए। मेरे को याद है मेरी बड़ी वाली गुड़िया जब छोटी थी, देन एक बार तो हमें 8 घंटे वेट करना पड़ा था, 8-9 घंटे। हाँ वही सबने वही बोला, बर्डन तो हेल्थ केयर में है थ्रू इमिग्रेशन। और अब वही है कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आई होप कि गवर्नमेंट चेंज हो और इस चीज़ के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करे, कैसे उसको रिजोल्व किया जा सकता है। वी नीड मोर हॉस्पिटल। जैसे आप देखते ही होंगे कोई हॉस्पिटल्स की बात ही नहीं करता कि हमें एक और चाहिए। पॉपुलेशन अभी इतनी बढ़ती जा रही है ओटावा की कि मॉन्ट्रियल से लोग आ रहे हैं, इवन इन रिचमंड जैसे बैंकिंग है तो उसमें वी आर सीइंग मैनी पीपल माइग्रेटिंग, हैमिल्टन, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल से यहाँ आ रहे। रोड सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम, तो हेल्थ केयर पे बर्डन आएगा ही आएगा। ओके। क्योंकि तो आप जब उस सिस्टम के अंदर थे हॉस्पिटल्स में, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तब आपको ऐसा कुछ नेगेटिव या ऐसा कोई लूप नज़र नहीं आया कि जो आपको इरिटेट कर रहा था, फ्रस्ट्रेट कर रहा था? नहीं, बिफोर कोविड नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि तब इजी था, लोग भी कम थे, डॉक्टर्स भी स्ट्रेस नहीं थे। बिफोर कोविड इट वाज ओके। इमरजेंसी में स्टिल वेट करना पड़ा, मेरे को जाना पड़ा था इमरजेंसी में, पर वो 1-2 घंटे का वेट था विच इज़ मैनेजेबल। बट अभी तो इट्स क्रेजी कि 8-9 घंटा। अगर आपकी, मेरी एक फ्रेंड है हु इज़ शेफ एक रेस्टोरेंट में, उसकी उंगली ज़्यादा कट गई थी, उसको 6 घंटा बिठा के रखा और ब्लड निकल रहा था।
सेम ही था एग्जैक्टली। जब मैंने बताया ना मेरे बोल लगा था, ब्लड निकल रहा था, सब कुछ हो रहा था, दे डिडंट केयर। उन्होंने बस टाइनोल दिया मेरे को, पेन किलर 2-3 दे दी और बोले बैठ जाओ। वो थोड़ी देर बाद पता चला कि 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीता, वो सूख गया दर्द तो हो नहीं रहा, पेन किलर दे दिया, फिर सूख गया। उसके बाद उन्होंने जस्ट स्टिचेस करो और अब निकलो। वही है कि दे हैव टू डू समथिंग, क्योंकि इमिग्रेशन तो आप ला रहे हो, भर भर के ला रहे। और पर वही है कि आप हाउसिंग का क्राइसिस तो है ही, वेरी वेल नोन कि बड़े हुए रेंट बढ़ गया, ग्रोसरी बढ़ गई, पर डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे ये लोग? एग्जैक्टली। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर्स आ रहे आउट ऑफ बट द वो टैक्सी कंट्री। चला रहे हैं। हाँ, टैक्सी चला रहे, राइट। और इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि यहाँ आके वो आप कोर्स कर लो। एग्जैक्टली। कोर्स का भी उनका लेवल जो स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है वो ऐसा बनाया हुआ है कि उसको पास करने में बहुत टाइम निकल जाता है, और कई बार तो इंटरेस्ट ही छोड़ देते हैं अपने लोग ना। तो वो एक लूप है उसमें। शायद अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज होती है या यही गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ लेके आए जिससे उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दें, कि कोई भी नर्स, डॉक्टर या हेल्थ वर्कर जो भी आ रहे हैं, उनके जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है यहाँ पे उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दें, ताकि उसको अप्रोच अच्छे से कर पाएँ लोग और इजीली उसको ठीक से कर पाएँ। तो वो एक अच्छा हेल्प हो जाएगा इस हेल्थ केयर पूरे सिस्टम को सुधारने की। देन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत तो फिर पड़ेगी ही पड़ेगी, नो राइट। डाउट। और एक ये भी है कि लोग जो है कैनेडियन जिनके पास पासपोर्ट्स वगैरह है, वो यूएस जाके अपना इलाज करवा के आते पैसे देके। हाँ वो भी अब चालू हुआ है अब। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, वो वेट नहीं करना चाहते हैं। बट देखो इस पूरे सिस्टम में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पता है क्यों पूछा कि आपको क्या लूप नज़र आए, कैसे क्या है। मेरे एक और फ्रेंड हैं, उनको भी काफ़ी एक मतलब कि जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी जो होती है ना वो हुई थी इन टोरंटो। तो वो उनसे भी अगर मैं बात करता हूँ ना तो ही इज़ लाइक कि भगवान है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, राइट। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं वो एंगल जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस में 2 कैटेगरीज के अंदर बांट पाया हूँ लोगों को। एक वो कैटेगरी है जो नॉर्मल जो हमारी रूटीन की इमरजेंसीज होती हैं, फीवर बहुत ज़्यादा आ गया या कोई कट लग गया या समथिंग लाइक दैट। उस कैटेगरीज के जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो हेल्थ केयर सिस्टम को बुरा बताते हैं, और जिन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस किए हैं, इमरजेंसीज को एक्सपीरियंस किया है, वो भगवान बताते हैं आगे सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं मेरा कंक्लूजन ये है कि ये आपको मरने नहीं देंगे, हाँ राइट। और अगर आपके पास नॉन सीवियर इमरजेंसीज हैं तो शायद तड़पाएंगे ज़रूर हाँ, आपको। एग्जैक्ट। प्लस सीवियर इमरजेंसी में भी यही चल रहा है कि एक है नोन में, उनके हस्बैंड की 80% आर्टरीज जो हार्ट की होती है वो ब्लॉक है। ओके। सो फ्रॉम लास्ट नवंबर, सो माय गुडनेस, वो इमरजेंसी ही है दिस इज 80%। 80% और इज वेरी इमरजेंसी। अभी तक इनको जनवरी ऑलमोस्ट अभी आ चुका है, मिड जनवरी। सर्जरी नहीं मिला। नहीं, डेट्स ही नहीं आई। वाओ, सो then things are getting worse, isn't it? थिंग्स आर गेट वो और वर्स्ट होगी। इनको अर्जेंट में कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज द थिंग्स विल गेट वर्स्ट। ओके ओके। हाँ वेल, टाइम जो है वो निकलता जा रहा है, बातों का पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट पहले हमने स्टार्ट की थी। बट मुझे पर्सनली आपकी जो स्टोरी है वो बड़ी इंस्पिरेशनल लगी, क्योंकि जो आपको है क्योंकि आमतौर पे लोगों को देखा है मैंने कि वो बहुत बड़ा स्ट्रगल महसूस करते हैं इन्हीं चीज़ों के अंदर कि मेरा वर्क परमिट नहीं आ रहा, या मेरा पीआर ही नहीं लग रहा है, राइट, या मेरे को जॉब नहीं मिल रही अपनी फील्ड की, उसमें इतनी बड़ी स्ट्रगल बना लेते हैं, राइट। बट वट आई फाइंड इन यू इज़ कि आपके पास हेल्थ चैलेंजेस भी आए, फिर भी आपका करियर जो पाथ है वो बड़ा स्मूथ सा रहा। आई मीन शायद नहीं रहा होगा जब आप कर रहे होगे, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, बट अगर अब हम देखें एक बर्ड आई व्यूज़ पे तो सही टाइम पे सही चीज़ें होती रही, राइट। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने बड़ी मेहनत करी होगी उसको उस लाइन पर रखने के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है लोगों के लिए, और स्पेशली वो स्टूडेंट जो नए नए आ रहे हैं और Right. थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज से ही परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे इट वाज लिटिल बिट इजी, क्योंकि महंगाई इतनी नहीं थी। थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है कनाडा में। सेकेंड वही है वर्ड कह सकते हो कि स्ट्रगल। विदाउट स्ट्रगल की ड्रीम्स अचीव नहीं हो सकते। भले और स्ट्रगल भी लंबा है, 1-2 साल का नहीं है, वो 5-6 साल का चलता ही रहता है। जैसे आप स्टूडेंट, फिर स्ट्रगल होती है वर्क,
वर्क के बाद फिर पीआर की स्ट्रगल कि कोई अल्बर्टा जा रहा, सस्केचुअन जा रहा, फिर वो कंप्लीट होगा, 6-7 महीने रेस्ट करोगे, फिर आएगा भाई घर ले ले, क्योंकि बाकी सब ले रहे। घर के बाद फिर घर वालों का फोन आएगा कि बेटा शादी कब कर रहे हो, वो एक अलग स्ट्रगल, आगे आगे से आगे डंडे तैयार रहते हैं। हाँ। फिर शादी के बाद बोले कि बच्चे कर लो। इंडियन फैमिली से वो तो स्ट्रगल चलती रहती है। अब वो ये कि आप कैसे लेते हो स्ट्रगल को। मन करता है वापस इंडिया जाने का आपका? हाँ, है सोचते तो है ही कि ठीक है, अपना देश अपना ही है, फूड कल्चर बेस्ट। नॉट द करियर वाइज बट दूसरी चीज़ों को लेके, जैसे इज इट? यहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी है कंपेयर टू, यार ट्रैफिक नहीं है इतना, और इंटरफेरेंस दूसरों का कम है अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन ले पाते हो। हाँ। प्लस फिर वही है कि पेरेंट्स को नहीं आना है यहाँ मेरे और वाइफ के। यू आर ओनली सिबलिंग? वो बहन है एक, ओके, वो मैरिड मैरिड है, हाँ। तो वही है कि फिर उनको देखने जाना ही पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मार्च अप्रैल में, कि ठीक है एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हैं। ओके। पर वही सोचते हैं कि ठीक है अभी तो नहीं जाएंगे, पर एटलीस्ट रिटायरमेंट की, ओह दैट लॉन्ग। हाँ, कि 6 महीने इंडिया में रह लिए, ये आइडियल सपना एक सबका शायद ये सोच के आते हैं। इवन जिनको डिसेंट टाइम भी हो गया है ना, उनके दिमाग में एक रहती है ये चीज़ की 5-6 महीने इंडिया रह लिए, 5-6 महीने यहाँ रह लिए। बट आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये जो मैंने अपने आसपास देखा है, जब आपका बच्चा छोटा इन द सेंस 5th-6th ग्रेड तक की एज में है, तब तक अगर आप वापस मूव कर गए अपनी होम कंट्री में, तो है कि वो इजी बैक गोइंग है, यानी आपका वापसी है वो इजी। उसके बाद आपका बच्चा आपको नहीं जाने देगा, बिकॉज उसका सर्कल डेवलप हो जाएगा, उसकी एजुकेशन हैबिट्स चेंज हो चुकी होंगी, वो किसी और एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिट होना उसका मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आगे चैलेंजेस बन जाती हैं। या तो वही आने वाली एजुकेशन का इतना बड़ा स्ट्रगल लगता है यहाँ पे, कि अभी जैसे चल रहा था पास में कि आप कुछ और सिखा रहे हो विच इज अगेंस्ट द अवर ट्रेडिशन, वो तो अलग टॉपिक है, पूरा चलता रहेगा। वो भी एक कंसर्न होता है पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्कूल एजुकेशन है ना, दैट इज़ अ रियल कंसर्न हमारे इंडियन पेरेंट्स के लिए एक्चुअली, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है। हाँ। पर बीइंग इन एजुकेशन इंडस्ट्री में मैंने काम किया है पिछले 1.5 डेकेड से, तो मुझे ऐसा सा लगता है कि ये लोग शायद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनाते हैं बच्चे को स्कूल के अंदर, बट एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं वो देने की कोशिश करते हैं। और बात करें अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन की, देन नो डाउट दे आर ऑन ए लिटिल एज। हमारी कंट्री से है थोड़ा सा बेटर ये कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो फिर एजुकेशन जो है वो सीवियर एजुकेशन है, इसीलिए शायद जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत कम पहुँचते हैं। वो वोकेशनल कोर्स करके कोई अपने अपने ट्रेड्स के अंदर निकल जाते हैं, राइट, क्योंकि वो रिग्रेस पढ़ाई है फिर वहाँ पे। वो स्कूल तक तो कॉमन सेंस सिखाते हैं, उसके बाद फिर वो एकदम से रिग्रेसली एक स्पेशलाइज्ड आपको सब्जेक्ट में डाल के और फिर पढ़ाते हैं आपको। क्या आप देखते हो प्लम्बर्स इतना एक्सपेंसिव, फिर घर बनाने वाले इतने सारे लोग वो अलग से एक्सपेंसिव, वो अलग ही, इनका अलग ही सिस्टम है कि ट्रेड्स में ज़्यादा है, ना कि MBA, फाइनेंस, डॉक्टर्स वगैरह, डेंटिस्ट। या दैट्स राइट। बड़ी अच्छी टॉक लगी आज पूरी जो भी हमने बात करी। अब नेक्स्ट एक पॉडकास्ट हम ज़रूर बनाएंगे आपके साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो करियर प्रोस्पेक्टिव्स हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के, जो आपको पीछे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हम ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे, उनकी हम डीपली थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी है जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाना, राइट। और आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स वापस मूव बैक कर रहे हैं। उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, बट वो हम किसी अगले पॉडकास्ट में करेंगे। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लग रहा है? It was nice, like पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। It was like ऐसा लग रहा था कि फ्रेंड्स ही बात कर रहे हैं। यही थोड़ा सा एक पॉडकास्ट का पॉजिटिव एज है, या लगा लो मज़ा है कि हम 15-20 सेकंड में भूल जाते हैं चीज़ों को कि यहाँ क्या टेक्निकल कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, फिर वो बात के अंदर इतना घूम जाते हैं। और अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच चांस देने के लिए।
प्लस वाइफ भी बोल रही थी कि ठीक है जाओ शेयर करो, क्योंकि वो इस वजह से शादी होते हैं तो वही होती है कि आपको बोलती है कि यानी इम्प्रूव पर्सन बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल और शी बिल्कुल। इज द ओनली वन। किसने तो एक और स्टोरी थी, मैं भूल गया हाँ हाँ, बताना। बताए ना, बताइए तो ना। उसने अभी तक अपने भाइयों को नहीं बताया कि कैंसर हुआ था ओ। अभी तक, क्योंकि वही था कि आपको पता ही है कैसा लगता है। थोड़ा तो या ओके। शी इज द वन हु मेक्स बेटर पर्सन। और तो अभी भी नहीं पता है? नहीं तो अब इस पॉडकास्ट को ये पब्लिकली जाने वाला है आगे? नहीं कोई प्रॉब्लम, अब आगे पता चल गया तो क्या हो जाएगा। ओके ओके, अब तो हो गई शादी, बेबी भी आ गया। अब तो हम शेर बन गए, उखाड़ लो हमारा, क्या उखाड़। हाँ, दैट्स कूल, दैट्स कूल। ठीक है मेरे भाई, फिर अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं आपके साथ, for sure। है ना। आपकी सेहत जो है वो दिन ब दिन और भी अच्छी रहे, और आपकी पूरी फैमिली जो है वो ग्रो करती रहे, इसी आशा के साथ, इसी प्रेयर के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द चांस। यूर वेलकम। सो गाइज, ये था आज का पॉडकास्ट। बड़ा ही डिफरेंट टॉपिक था। कुछ कुछ चीज़ें मैंने नहीं सोची थी, उस फ्लो में जो है पॉडकास्ट गया, और शायद मेरे पास सवाल भी कुछ कम पड़ गए थे, बिकॉज मैं कुछ कुछ अपने दिमाग के अंदर कुछ फ्लैशबैक्स के अंदर जा रहा था साथ साथ में, कि जब हेल्थ इश्यूज आते हैं किसी के साथ, वो उसको अपनी लाइफ जो है वो ट्रैक पे रखना कितना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास इंस्पिरेशन है, अगर आपके पास लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की मोटिवेशन है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी साइड में रह जाती हैं और आप आगे निकल जाते हो और अपने करियर के अंदर कुछ ना कुछ बनते निकल जाते हो। इस पॉडकास्ट को मैंने थोरोली इन्जॉय किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप भी चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स नए कनाडा में आ रहे हैं वो अपनी स्ट्रगल को, अगर किसी स्ट्रगल के साथ किसी और की स्ट्रगल को देख के इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली सर्कल के अंदर सर्कुलेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी बात के साथ मैं आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई और एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।